अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर के बारे में एंड आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ मुगल एम्पायर। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना लिए मुगल एम्पायर के बारे में, जिसके ऊपर हमने पढ़ा था मुगल एम्पायर के ओरिजिन के बारे में, किस तरह इसकी फाउंडेशन होती है। अर्ली मुगल्स के बारे में हमने बखूबी पढ़ा है, उनका टाइम पीरियड भी हमने देखा था 1526 से 1707 तक। लेटर मुगल को भी हमने एक ब्रीफ में देखा था, आज उसको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे 1707 से 1857 तक हमने लेटर मुगल पढ़े थे। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, 3 वीडियोस में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ। देखो हमने बाबर को पढ़ा है, बाबर इंडिया में किस तरह आता है, कौन कौन सी बैटल उसने लड़ी और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, हमने वो पढ़ लिया, ठीक है ना, अर्ली मुगल्स में। उसके बाद हमने हुमायूं को पढ़ लिया, उसके बाद हमने शेर शाह सूरी को पढ़ लिया अच्छी तरह से, अकबर को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया, शाह जहांगीर को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया, शाहजहां को भी हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया। आज का हमारा जो टारगेट रहेगा वो हम पढ़ेंगे औरंगजेब को, और उसके बाद जो लेटर मुगल आते हैं उनके अंदर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस या रेवेन्यू चेंजेस, हम वो भी पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये टारगेट रहेगा। देखो आगे बढ़ने से पहले आपको कहेंगे कि अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, डिटेल में पूरा पढ़ा। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट नहीं दिखा या पार्ट सेकंड या थर्ड नहीं दिखा तो आपको पार्ट 4 नहीं समझ आएगा, इसलिए आप पार्ट पहले वो 3 देखो, फिर उसके बाद आगे हो, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद औरंगजेब। ऑलराइट गाइस, तो वी आर हियर विद औरंगजेब। औरंगजेब का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1657 से और 1707 तक, ठीक है ना। तो इनका अगर हम शासन देखें तो ये नेली 50 ईयर का रहता है, बहुत ही लंबा शासन, बहुत ही लंबा राज इन्होंने किया मुगल एम्पायर एज ए किंग मुगल एम्पायर में। और अगर हम देखें तो उसने अपने फादर को इम्प्रिजन किया था। आप ये स्टोरी की कंटिन्यूटी है, पिछली बार हमने देखा था कि शाहजहां के साथ क्या हुआ था कि उसको इम्प्रिजन किया गया था, हम इसको कंटिन्यू करें यहाँ पे। ये अपने फादर को इम्प्रिजन करता है और अपने आप को पातशाह डिक्लेयर कर देता है। कब करता है? 1658 के अंदर, ठीक है ना। और ये पातशाह कब डिक्लेयर करता है अपने आप को? जब इसकी लड़ाई होती है इसके भाई के साथ, उसको मारता है दारा सिक्को को इन द बैटल ऑफ समुद्रगढ़ 1658 के अंदर, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि ये अपने बाप को, जिसका पापा होता है, जो इसका फादर होता है शाहजहां को, उसको इम्प्रिजन कर देता है अलॉन्ग विद हर सिस्टर। तो ये क्या करता है, लड़ाई करता है अपने ब्रदर दारा सिक्कों के साथ और उसको हरा कर ये खुद क्या बन जाता है, पातशाह बन जाता है, ठीक है ना। दारा सिक्को इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम्स एज ही कन्वर्टेड द गीता इनटू पर्सनल लैंग्वेज। तो दारा सिक्का जो था वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था और उसने क्या किया था, गीता को पर्सनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है ना। अगर हम उसकी एक्चुअल कोरोनेशन देखें तो वो हो जाती है 1659 के अंदर। हम ये बोल सकते हैं कि औरंगजेब ने 2 बार कोरोनेशन ली थी, ठीक है। उसके बाद आलमगीर वाज द नाम अडॉप्टेड बाय औरंगजेब व्हेन ही बिकम द बादशाह, ठीक है ना। जब वो बादशाह बन गया तो उसने अपना नाम क्या अडॉप्ट किया, आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है पूरी दुनिया का बादशाह, ठीक है ना, एम्पायर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो मुगल क्या यूज करते थे, एम्पायर ऑफ इंडिया, बट इसने क्या कहा, आलमगीर, ठीक है ना, पूरे आलम का एम्पायर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए औरंगजेब इज नोन एज जिंदा पीर, किस नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर। लिविंग, वो एक सेंट की तरह रहता था, मतलब उसका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा सादा था, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा सादा उसका लाइफस्टाइल था, ठीक है ना। देखें तो उसने म्यूजिक को बैन किया था और डांस को बैन किया था, कोर्ट में से इनफैक्ट अपनी सुल्तानत में से इसने बैन किया था, वो इन चीजों को हराम समझता था। और उसने जो भी आर्टिस्ट थे वहां पे जो ये सब कुछ पेंटिंग वगैरह करते थे, उसने उनको बाहर कर दिया, किससे, कोर्ट से। मगर अगर हम देखें तो वो खुद भी वीणा बहुत अच्छी तरह बजाता था और वो वीणा में बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। 1675 में क्या होता है, उसने 9th से गुरु को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है ना, उनकी हत्या कर दी। उनका नाम था क्या था, गुरु तेग बहादुर। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं किया था, जो हिस्टोरिकल हमें ये डेटा मिलता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उसके बदले उसको मर्डर कर दिया गया। तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड एंड चांदनी चौक दिल्ली के अंदर उनको एग्जीक्यूट किया गया और आज वहां पे एक गुरुद्वारा है उनके नाम पे, ठीक है ना, गुरु सिंहगंज साहब, उसके नाम पे एक गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर, ठीक है। राइट, आगे चलते हैं तो देखते हैं। तो उसने री इम्पोज किया जजिया, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम के ऊपर उसने री इम्पोज किया जजिया, जिसको अकबर ने एबॉलिश कर दिया था, ठीक है ना। स्टार्ट किसने किया था जजिया इंडिया के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ही आल्सो एबॉलिश दी सती प्रैक्टिस, उसने क्या किया था इंडिया के अंदर जो सती प्रैक्टिस, जो एक ही मतलब बहुत ही गलत जो प्रैक्टिस सदियों से चल रही थी इंडिया के अंदर, उसको इसने एबॉलिश कर दिया। इससे पहले भी एबॉलिश किया गया था बट इसने भी फोकस किया इसको एबॉलिश करने की, ठीक है। औरंगजेब
शिवाजी को कहते थे क्योंकि शिवाजी के साथ उनके काफी ज्यादा लड़ाइयां रहती हैं। वो अपने 25 साल नॉर्थ में रहे हैं, 25 साल साउथ में लड़ाइयां करते करते उन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, बहुत बहुत ज्यादा पीक पे लेके गए। शिवाजी के साथ उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी और वो जीते भी बहुत ज्यादा। उनको शिवाजी को वो कहते थे माउंटेन रैट कहते थे, और उनको उन्होंने टाइटल दिया राजा का, बिकॉज शिवाजी की एक टैक्टिक्स थी जो गोरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना, जो मोस्टली जंगलों में खेली जाती है, छुप छुप के वार करना, फिर भाग जाना, फिर अचानक से वार करना, फिर भाग जाना, तो इसे कहते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स। ये सीधा जंग नहीं होती थी, तुम्हारे पास 50 रात को कहीं पे जाके अचानक से हमला करोगे फिर भाग जाओगे वहां से, तो गोरिल्ला टैक्टिक होती है। आप इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखते हो तो ये इस मुस्लिम भी यूज कर देते हैं इन एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है ना। 1660 में क्या होता है, उसने क्या किया, इंटरेस्ट किया शाइस्ता खान को टू डिफीट शिवाजी। लेटर 1665 में कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, जिसमें जीत जाते हैं औरंगजेब, और यहाँ पे साइन हो जाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर महाराजा जय सिंह ऑफ अमर एंड शिवाजी, इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हो जाती है। अगर हम देखें तो औरंगजेब बिल्ड करता है फेमस पीर मस्क, जो मोती मस्जिद है वो कौन बनाता है, औरंगजेब बनाता है रेड फोर्ट के अंदर। औरंगजेब वाज द ओनली मुगल एम्पायर हु वाज नॉट ए ड्रंकर्ड। आपको याद रखना है कि मुगल एम्पायर जो भी शासन किया उन्होंने सब वो एक ड्रंकर्ड थे, ठीक है ना, पी रखते थे अपने शासन के दौरान। बट औरंगजेब एक ऐसा बंदा था जिसने ना कभी ड्रंक किया ना कुछ किया। देखो ये कहते हैं ये बहुत ज्यादा रिलीजियस बंदा था, ये हर वक्त नमाज पढ़ता था, हर वक्त जिहाद की तैयारी में लगा रहता था, ना शराब पीता था ना कुछ भी। जो भी इसको इसने इस्लामिक रूल प्रॉपरली इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की। और इसने फर्दर क्या किया, देखो इसने क्या किया, जो भी डांस करते थे वहां पे, जो भी म्यूजिक था, जो भी हराम चीजें इसके नजदीक थी, इसने सबको मकरू करने की कोशिश की, ये सबको खत्म करने की कोशिश की। और ये खुद अगर देखें तो इसके जिंदा पीर कहते थे, क्योंकि इसकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सादा थी और इसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो ये एक ऐसा आम किंग है जिसने क्या किया, शराब कभी नहीं पी है। औरंगजेब इज कंसीडर्ड रिलीजियस फैनेटिक्स, ठीक है ना। उसका रिलीजियस फैनेटिक्स मतलब रिलीजन को ज्यादा प्रमोट करने वाला या रिलीजन को सबसे ऊपर मानने वाला, उसको समझा गया है और उसको टेंपल ब्रेकर का नाम भी दिया गया, ठीक है ना, जिसे कहते हैं मंदिर तोड़ने वाला। उसने मंदिर को तोड़ा ही बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उसने क्या किया, प्रोसिक्यूट किया हिंदूज को और इम्पोज किया प्रोहिबिशन अगेंस्ट फीस एक्साइज ऑफ हिंदू फेस्टिवल। जो भी हिंदू फेस्टिवल होते थे उन पे वो कुछ टैक्स वगैरह लगा देता था। और उसने इम्पोज करने की कोशिश की इस्लामिक लॉ फतवा आलमगीरी, जिसका नाम रखा गया, ठीक है ना, फतवा आलमगीरी इस्लामिक लॉ उसने इंडिया के अंदर इम्पोज करने की कोशिश किया। और जब की डेथ हो जाती है 1707 में फरवरी 20 के दिन एन अहमदनगर के अंदर, और उसका जो टॉम सिचुएटेड है वो दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखना। ये भी कब डेथ हो जाती है फाइनली इस किंग की डेथ हो जाती है 1707 में और अहमदनगर में हो जाती है। और आप उसका मकबरा अगर हम देखें तो वो दौलताबाद के अंदर है, ठीक है ना। ये था अर्ली मुगल के बारे में, ठीक है ना, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। एक न्यूमेरिक्स इसको दोबारा से याद किया जाता है अर्ली मुगल्स को। देखो किस तरह आप याद करोगे, मैंने आपको न्यूमेरिक बताया था, आई होप आपको याद हो था। पी, let me write again, BHAISAB। भाई साहब हैं ये न्यूमोनिक किसके लिए, अर्ली मुगल्स के लिए। बी से आ जाता है बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, आई को कन्वर्ट कर दो जे में तो जे से बन जाएगा जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह, ठीक है ना। ये थे अली मुगल के बारे में। बहादुर शाह को छोड़ो, यहां तक ये थे कि अली मुगल थे। एंड आपको इसी न्यूमेरिक से इनको याद करना है, ठीक है ना। दोबारा रिपीट करते हैं, हमारी जो न्यूमेरिक ट्रिक है वो है BHAISAB, भाई साहब, ठीक है, भाई साहब, नाम सिंपल है भाई साहब, हेलो भाई साहब। बी से हो गया बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, आई को पढ़ो जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, और आप साथ में बी को ले सकते हो एज ए बहादुर शाह जफर। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आप लेटर्स मुगल को। लेटर मुगल ने क्या कारनामे किए यहाँ पे देख सकते हैं आप लेटर मुगल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखो बहादुर शाह फर्स्ट क्या कहते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ही कम टू थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की हत्या हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है या नेचुरल डेथ ही हुई थी इसकी, उसके बाद क्या आ जाता है, बहादुर शाह फर्स्ट आ जाता है एज ए किंग, ठीक है। उसका रियल नाम अगर हम देखें तो उसका नाम था मुअज्जम, उसका रियल नाम था। और उसने फेमस जो एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और उसने बनाया था अपनी जो उसकी वालिदा थी उसकी याद में, जिसका नाम क्या था, दिलराज बानो बेगम, ठीक है। उसने क्या बनाया था, बीबी का मकबरा बनाया था। जानदार शाह को अगर हम देखें उसने एबॉलिश किया था जजिया, जो टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम के ऊपर 1713 में। उसके बाद फारूक सायर को देखें तो उसने फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसमें वो फ्री ट्रेड की परमिशन दी गई थी और वो फ्री ट्रेड कर रहे थे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस परमिशन का इतना मिसयूज किया कि जो
ब्रिटिशर थे वो प्राइवेट ट्रेड में इतने ज्यादा इंडल्ज हो गए, इन्होंने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे कमा के गए, ठीक है ना। अगर हम देखें तो लॉर्ड क्लाइव जब यहाँ से लौट कर जाता है तो उसके पास इतनी जायदाद थी, उसके पास इतनी लग्जरी लाइफ थी, या इतनी ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी थी कि वो किंग की तरह वहां पे रहता था। जो यूरोप के अंदर टॉप, मुझे लगता है टॉप 10% लोग थे, या टॉप 1% जो लोग थे उनमें से उसको गिना जाता था। बट उस पर सून उस पर एलिगेशन लगाई देगी कि ये करप्ट पर्सन था, वहां पे इसने करप्शन किया, उस वजह से ये मेंटली तरह ठीक ना रहा, उसने वहां पे क्या कर दिया, इसने अपने आप को मतलब सुसाइड करने की कोशिश की और उसने सुसाइड कर दी लॉर्ड क्लाइव ने। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला कहते हैं। रुस्तम खान ने क्या किया, देखो इसके टाइम पे नादिर शाह आ जाता है, दिल्ली को लूट के चला जाता है और बैटल ऑफ करनाल होती है 1739 के अंदर। और जो नादिर शाह होता है वो दिल्ली का फेमस पीक ऑफ थ्रोन जहां जिसमें कोहिनूर माउंटेड था वो भी यहाँ से ले जाता है, ठीक है ना, कोहिनूर डायमंड यहाँ से ले जाता है। देखो मोहम्मद शाह रंगीला जो एक स्ट्रांग रूलर नहीं था, मुझे लगता है कि ये मेन था जिसने क्या सुल्तानत को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दिया। ये बंदा जो था ये ज्यादा नाच गाने का शौक रखता था, एक किंग के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देते कि वो ज्यादा अपने आप को इंडल्ज रखे फाहिशी में। तो ये मोस्टली क्या करता था, नाच गाने में ज्यादा बिजी रहता था। इस वजह से क्या हो गया कि नादिर शाह आता है और वो बैंड से बैंड बजा के चला जाता है। देखो किंग को स्ट्रांग रहना चाहिए, बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अहमद शाह क्या करता है, देखो उसके टाइम पे क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली के बहुत ज्यादा इन्वेजन हो जाते हैं इंडिया के अंदर। अफगानिस्तान का रहने वाला अहमद था, अहमद शाह अब्दाली। आलमगीर सेकंड देखें तो उसने क्या किया, बैटल ऑफ पलासी उसके टाइम पे हो जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती थी अगेंस्ट नवाब ऑफ बंगाल, ओके 1757 में। शाह आलम के बारे में अगर हम देखें तो इसके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, आप पीरियड देख सकते हो, ठीक है ना। अकबर की बात करें तो उसने टाइटल दिया था राजा का, राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है ना। और यही बंदा था जिसने राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटिश भेजा था कि अब जाके वहां पे उनको बोलो कि जो मेरी सैलरी उसको इंक्रीज की जाए, और इसके बाद अगर मेरी पेंशन इंक्रीज करने की आप रिक्वेस्ट कर दें उनको, ठीक है ना। अब मुगलों पे ऐसे दिन आ गए थे भाई कि वो अपनी सैलरी और पेंशन की टेंशन में थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी पेंशन इंक्रीज कर दे या सैलरी उसकी इंक्रीज कर दे। ये दिन देखना पड़ गए थे मुगल्स को। और ये मुगल कौन थे, ये अकबर की औलाद थी, ये बाबर की औलाद थी, और ये औरंगजेब की औलाद थी, ठीक है ना। यही होता है जब आप अपने मेन फोकस से हट जाते हो तो आप दरपदर हो जाते हो। इसका मतलब बोले तो आप जब अपने टारगेट से हट जाते हो तो आप जलील हो जाते हो दुनिया के अंदर। बहादुर शाह सेकंड की बात करें तो वो एक बहुत ही बड़ा पोइट था, ठीक है ना, और वो लास्ट मुगल एम्पायर था। अगर हम देखें तो 17 मई 1857 को उसको इंडिपेंडेंट एम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया था, जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में म्यूटिनी की थी, म्यूटिनीज के द्वारा उनको एम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया था। बट हाँ, उसको उन्होंने सरेंडर किया दिया लेफ्टिनेंट WSR हेडसन के द्वारा। हुमायूं टॉम के नेर दिल्ली के अंदर उन्होंने सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर को, और 1859 में उनको डिपोर्ट कर दिया था रेंगोन जेल के अंदर जो बर्मा के अंदर थी, और 1862 के अंदर वो एक्सपायर हो गए, मतलब उनकी डेथ होगी। और ये थे लास्ट के मुगल जिनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है ना। हमने बहादुर शाह को देखा तो वो फेमस उर्दू पोइट थे। तो ये था पूरा मुगल्स के बारे में। हमने क्या देखा, मुगल्स का ओरिजिन देखा, कितने ग्रेट लोग थे, कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। उनका बाबर का हमने फादर देखा, फादर उसको कहाँ से उसका लिंक मिलता है, मदर का लिंक कहाँ से मिलता है। हमने देखा इनमें अंदर टिमरिड डायनेस्टी भी है, हमने देखा ये चंगेजी खून भी इनके अंदर है। इतने अजीम लोग थे जो वहां से आए, इंडिया पे उन्होंने अटैक किया, इंडिया पे उन्होंने शासन किया, ग्रेट शासन रहा। जो अर्ली मुगल थे उन्होंने यहाँ पे नई नई बिल्डिंग बनाई, नई नई पेंटिंग के कारनामे किए, बहुत कुछ उन्होंने इंडिया को दिया। बट फाइनली क्या हो जाता है कि ये अजीम जो सुल्तानत थी ये भी यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने एंट्रोसिटी लेटर, ये तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए, इन्होंने एंट्रोसिटी करना शुरू कर दी, रिलीजियस उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, रिलीजियस फैनेटिक्स बन गए। और लेटर अगर मुगल देखें तो वो नाच गानों में लग गए, उन्होंने जो उनका मेन मिशन था एक सुल्तानत को चलाना वो भूल गए, और इस वजह से इनका सर्वनाश हो गया और खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, जो अगर मैं निचोड़ की बात करूं या मैं एंड पॉइंट बात करूं तो वो ये होने वाला है। इंपॉर्टेंट बैटल आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट बैटल हुई आपको याद रखनी है। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल हुई हमने अभी तक पढ़ी, बाबर ने कौन कौन सी बैटल लड़ी, अकबर ने कौन कौन सी बैटल लड़ी, हुमायूं ने कौन कौन सी ये आपको सभी टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्या फोकस किया गया, कौन से मुगल ने कौन सी बिल्डिंग बनाई, इस पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना। आपको बताना है कि बाबर ने क्या बनाया, शाहजहां ने क्या बनाया, अकबर ने क्या बनाया, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें तो कौन सा जो ट्रेवलर था, फॉरेन ट्रेवलर इंडिया के अंदर आए तो किस रूलर के अंडर आए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब के टाइम पे कौन से रूलर आए, शाहजहां के टाइम पे कौन से रूलर आए, उसके बाद अकबर के टाइम पे कौन से रूरल आए। तो आपको ये क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो कौन से किंग ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए, रिफॉर्म्स बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स,
रिफॉर्म्स बोले तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को किस तरह चेंज किया गया, ये कौन कौन से रूलर ने क्या क्या लिया, ठीक है ना। इसमें अगर हम देखें तो अकबर ने, देखो आपको क्या करना है, आप लेट मी समराइज इट। देखो आपको अकबर का शासन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अकबर ने क्या क्या किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको क्या याद रखना, हुमायूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी बैटल याद रखिए, हुमायूं के बारे में आपको उसकी बैटल्स याद रखनी है। देखो लास्ट बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जिसमें वो कम्बैट करता है वो भी याद रखनी है आपको। उसके बाद आपको शाहजहां या जहांगीर, ठीक है ना, इन दोनों को भी याद रखना, इन दोनों ने कौन कौन सी बैटल लड़ी ये भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वह औरंगजेब के अंदर, औरंगजेब ने मतलब जो अपनी लाइफ में जो कुछ किया है, या उसने कौन कौन सी जंग लड़ी है, जिस हमने देखा ना ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वो कब हुई थी 1665 के अंदर। ऐसी आपको चीजें याद रखनी है। या अकबर ने कौन से टैक्स रिफॉर्म्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आखिरी वीडियो इस सीरीज की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा काम अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सीरीज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।